नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग की क्लास। ठीक है, इस क्लास में हम समझेंगे एक बहुत ज़बरदस्त की चीज़ भारत सरकार ने किया है, ई रूपी। ई रूपी क्या है? क्या ये आभासी मुद्रा है या उससे कुछ अलग है? क्या इंडियन गवर्नमेंट करेंसी चेंज करने जा रही है या वो कुछ बिटकॉइन जैसा कुछ सोच रही है कि कुछ ऐसा हम भी प्लान करेंगे? क्या है ई रूपी, इसका फायदा क्या है और क्या हो सकता है इसका नुकसान? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ई रूपी। ई रूपी क्या है? ई रूपी पर हम आपसे बात करें उससे पहले रूपी क्या होता है, यानी कि रुपया क्या होता है, मुद्रा क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, मुद्रा। मुद्रा क्या है? पैसा। पैसा है, गाना था ना अक्षय कुमार का, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसा क्यों मरती है। तो पैसे पे पूरी दुनिया मरती है भाई साहब, क्योंकि बिना पैसे को कुछ होता नहीं है। तो है क्या पैसा? खेल क्या है पैसे का? क्योंकि अगर पैसा ही सब कुछ है तो आप सोचिए कि जब पैसा ही नहीं था, यानी कि जब नोट नहीं छपते थे, मुद्राएं नहीं होती थी, क्या उससे पहले जीवन यापन नहीं था? तो वो लोग कैसे जीते थे? क्या उनको पैसे की लालच नहीं थी? उनको भी थी। पैसा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि पैसे से आप करते क्या है? आपके पास अगर पैसा है तो आप क्या करेंगे? अच्छा खाना खाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, घूमने जाएंगे, उसके लिए गाड़ी चाहिए, या मतलब जो भी आप यूज करेंगे वो क्या होगा? एक रिसोर्स होगा, एक संसाधन होगा। तो महत्वपूर्ण वो रिसोर्स आपके लिए है। बस मीडिएटर का काम कौन करता है? पैसा करता है। ठीक है, तो पैसा क्या है कि एक प्रकार का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यदि ये नोट आपके पास है, आपके बैंक में इतना अमाउंट दिख रहा है, तो आप किसी संसाधन को परचेज कर सकते हैं। वही आइडेंटिटी जो है वो पैसा है आपका। ठीक है, अब पैसा दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है भौतिक मुद्रा, भौतिक मुद्रा, और दूसरा होता है आपका सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, भौतिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। और अगर इसका और ज्यादा वर्गीकरण करना चाहें तो एक प्रकार का आप आभासी मुद्रा, जिसका प्रचलन अब बहुत तेजी से हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, आभासी मुद्रा। ये तीन वर्गीकरण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक मुद्रा क्या है? भौतिक मुद्रा आपका होता था, जैसे पहले सोने का मुद्रा होता था, सोना, चांदी या तांबा, ऐसे मुद्राएं चलती थी। तो इसमें क्या था कि ये जो मुद्राएं होती थी उनका जो भार होता था उसी कीमत के बराबर वो मुद्रा समझी जाती थी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए वर्तमान में सोने के एक सिक्के का जो कीमत है वो 50,000 रुपये है। कितना है? 50,000 रुपये। वो 10 ग्राम का होता है और उसकी कीमत कितनी है? 50 ग्राम जो है 50,000 की है। ठीक है, तो 10 ग्राम बराबर कितना हो गया? 50,000 रुपये हो गया। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 50 जो है 50,000 को आप 10 से भाग करेंगे तो 5,000 बचेगा। तो अगर 1 ग्राम का सोने का सिक्का होगा तो 5,000 का होगा, 10 ग्राम का होगा तो 50,000 रुपये का होगा। ऐसी मुद्राएं भौतिक मुद्राएं होती थी जो अपने गुण के आधार पर किसी चीज को खरीदने की क्रय शक्ति रखती थी वो। ठीक है, तो वो भौतिक मुद्राएं होती थी। जैसे आपका जो सिक्का आप देखते हैं ना, तो ये सिक्का अब जो हो गया है ये एक प्रकार से सांकेतिक मुद्रा है। इसकी खुद की जो वैल्यू उतनी नहीं है। अब सांकेतिक मुद्रा के ही सिक्के भी छापे जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जो उसकी वास्तविक एक्चुअल कीमत होती थी उसी के आधार पर आप किसी और चीज का परचेज उससे कर सकते थे। फिर आया आपका सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या है? जैसे आपके नोट होते हैं, जिसे करेंसी आप कहते हैं। ठीक है, जिसे आप करेंसी कहते हैं। तो ये क्या है? ये आपका सांकेतिक मुद्रा है। जैसे 10 रुपए का नोट जो है उसको बनाने में हार्डली 30 से 40 पैसा लगा होगा, क्योंकि एक सिंपल सा कागज है और उस पर कुछ छाप दिया गया है। ठीक है, कोई कोडिंग कर दी गई, उसको अच्छे से छाप दिया गया है। तो उसको बनाने में कितना लगा? 50 पैसा लगा, लेकिन उसकी कीमत कितनी है? 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है, 2,000 रुपये है।
ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रकार का सांकेतिक मुद्रा है, क्योंकि आपके देश के एक बहुत बड़े संस्थान जिसमें आप विश्वास करते हैं उसने उस पर लिख करके आपको दिया है कि मैं धारक को वचन देता हूं कि जब वो इस नोट को किसी और दूसरे को देगा तो वो उसे स्वीकार करेगा और जितना उस पर कीमत अंकित है उसके बदले में उसको जो चाहे, जो वस्तु चाहता है उसको दे देगा। यानी कि क्या हुआ कि एक संकेत रूप में लिख दिया गया कि ये मुद्रा है, ठीक है। तो ये सांकेतिक मुद्रा हो गया। आपको अगर आपने इतिहास में पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सांकेतिक मुद्रा शुरू किया तो प्लान विफल हो गया था। तुगलक की सोच बड़ी अच्छी थी, ठीक है। तो इसीलिए जब कोई प्लान अच्छा बनाता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तो उसको तुगलकी कहा जाता है कि तो तुगलकी फरमान है कि सोच अच्छा है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना है उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। तुगलक ने तब सांकेतिक मुद्रा सोच लिया था, ठीक है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। उसने सांकेतिक मुद्रा जारी तो किया लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका नकली बना करके यूज करना शुरू कर दिया। अभी भी नकली लोग बनाते हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं बना पाते हैं कि बहुत ज्यादा उसको प्रभावित कर पाए, ठीक है। आभासी मुद्रा क्या है, ये सांकेतिक मुद्रा से भी अलग होता है। आभासी मुद्रा क्या है, ये सांकेतिक मुद्रा से अलग होता है। जैसे आपका बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन क्या है कि वो आपके हाथ में है ही नहीं। जो सांकेतिक मुद्रा है वो आपके हाथ में हो सकता है, ठीक है, वो आपके हाथ में हो सकता है कि आपने 10 रुपए का नोट देखा, आपने 100 रुपए का नोट देखा, आपने 2000 का नोट देखा, अपने हाथ में ले लिया, वो क्या है, एक सांकेतिक मुद्रा है। आभासी मुद्रा आपका बिटकॉइन होता है कि कुछ है ही नहीं, एक एप्लीकेशन है जिस पर आपके वॉलेट में लिखा हुआ है कि आपके पास 2 बिटकॉइन है, आपके पास 3 बिटकॉइन है, ठीक है ना। तो वो क्या है कि बस केवल ऐसा लग रहा है कि है, वो टोकन के टाइप का होता है कि एक टोकन है और उस टोकन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप अपने करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका आभासी मुद्रा। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि भारत सरकार ने ये जो नई बला लेकर के आए हैं ए रूपी, ये क्या है, ई रूपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूपी क्या है, इसको हमें समझना है। क्या इन्हीं में से किसी एक के प्रकार जैसा है, यानी कि ये आभासी मुद्रा है या ये सांकेतिक मुद्रा है, ये क्या है। तो ये पहली बात तो ये आप लिखेंगे कि यह कोई मुद्रा नहीं है, यह कोई मुद्रा नहीं है। ई रूपी जो है ये मुद्रा नहीं है, ये कोई मुद्रा नहीं है। तो है क्या, तो इसमें लिखेंगे यह एक वाउचर है, यह एक वाउचर है, यह एक वाउचर है, ठीक है। क्या काम है इसका वाउचर का, कैसे यूज करेंगे। अगर ये मुद्रा नहीं तो इसको मुद्रा जैसा क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, क्यों पेश किया जा रहा है, इसको रुपये क्यों कहा जा रहा है, ई रुपये का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपया इसको क्यों कहा जा रहा है, भाई ये सवाल होंगे ना। तो होगा ये कि एक मैसेज के थ्रू या एक क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्यूआर कोड के जरिए आपको एक कोड दिया जाएगा या एसएमएस के जरिए आपको एक कोड दिया जाएगा और उस कोड के द्वारा आप किसी टारगेटेड चीज को ही खरीद सकते हैं। तो ये एक प्रकार का वाउचर है। मुद्रा ये क्यों नहीं है, इसको पहले समझिए। जब आपकी जेब में 10 रुपया है तो आपका मन हो तो आप छोला भटूरा खा लीजिए, आपका मन हो आप समोसा खा लीजिए, और अगर मूड खराब हो रहा है तो एक सिगरेट पी लीजिए। ये आपके पास होता है ना, क्योंकि 10 रुपया आपके पास है। लेकिन अगर मोदी जी ने ई रुपये के थ्रू आपको 10 रुपया दिया है कि आपको एक मास्क खरीदना है, तो भाई साहब आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, आप उसका समोसा नहीं खा सकते हैं, आपको मास्क ही लेना पड़ेगा, तभी आप उसको भुना सकते हैं। अब आप शायद समझ पाए हों कि मुद्रा से किस प्रकार अलग है। जब आपके पास मुद्रा होती है तो आप एक प्रकार से स्वतंत्र होते हैं, जहां मर्जी वहां खर्चा करेंगे। लेकिन ये रुपये जो है ये मुद्रा नहीं है भाई साहब, ये एक प्रकार का कोड है जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपको दिया जाएगा ताकि आप उस टारगेटेड चीज को ही खरीद सकें, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ई रुपये जो है इसको भारतीय भुगतान निगम ने बनाया है, ठीक है। किसने, भारतीय भुगतान निगम ने, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसको बनाया किसने, तो भारतीय भुगतान निगम जो है उसने बनाया है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इसका फायदा क्या होगा या इसका नुकसान क्या होगा। तो पहले इसका हम
फायदा देखते हैं कि इसका फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि ये माइल्ड स्टोन साबित होने वाला है। ठीक है, मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त का आइडिया है, बेहतरीन चीज है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी ने एक योजना शुरू किया, आयुष्मान भारत, या यूं कहें कि उन्होंने कोई पैसा किसी को दिया। जैसे वो छोड़ दीजिए, आप ले लीजिए किसान सम्मान निधि, एक योजना है किसान सम्मान निधि। ये योजना है, आप जानते हैं 2000 रुपये किसानों को सीधे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये पीएम किसान निधि है, ये किस लिए दिया गया है कि किसान इससे क्या करेगा, खाद खरीद सकेगा, बीज खरीद सकता है, सिंचाई में यूज कर सकता है। यानी कि ये सब सोच के सरकार ने किसान को 2000 रुपये एक किस्त में दिया है और साल भर में 6000 रुपये दिया है। यह है पीएम किसान सम्मान निधि। अच्छा, मान लीजिए हुआ क्या कि इससे सरकार ने एक आंकड़ा लगाया कि अगर हमने 1000 करोड़ रुपए किसी पर्टिकुलर एरिया में किसानों को बांट दिए कि वो खाद खरीदेंगे, बीज खरीदेंगे, सिंचाई का अच्छा प्रबंध करेंगे, तो उससे क्या होगा, उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन अच्छा होगा तो जीडीपी में कृषि की भूमिका अच्छी रहेगी। ये सरकार ने प्लान बनाया। अच्छा, हुआ क्या कि इस 2000 रुपये को हमारे किसान बंधुओं ने निकाला और छोटा छोटा पैक लगा लिए। हो सकता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो बहुत छोटा जोत का किसान है जिसके पास कुछ नहीं है, वो सोचेगा कि भैया हम बीज और वो अनाज सिंचाई का व्यवस्था इतने में कर नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि कुछ और कमाते माते हैं और इस पैसे को टिका देते हैं। ठीक है, पैक में निपटा देते हैं। सरकार तो वहाँ अपना हिसाब किताब जोड़ के रखी है कि भैया इतना इस क्षेत्र से आएगा, इतना उस क्षेत्र से आएगा, और साल भर के बाद पता चल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा हो सकता है। ऐसे में काम आएगा ई रूपी। ठीक है, इस त्रिस्व को कौन तोड़ेगा, ई रूपी तोड़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक कोई किसान है जिसका नाम रमेश है। ठीक है, रमेश नाम का कोई एक किसान है। रमेश को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खाद लेने के लिए कुछ सुविधा देनी है। ठीक है, मान लीजिए खाद लेने के लिए सुविधा देनी है। अब यूरिया की कीमत मान लीजिए 360 रुपये है। 360 रुपये एक बोरी यूरिया का कीमत है। अब वो गवर्नमेंट चाहती है कि 4 बोरी यूरिया का दाम उसको दे दिया जाए। ठीक है, तो 360 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 0 0, 6 चौके 24 और 4 तिहाई 12, 2 14, 1440 रुपये बना। 4 बोरी यूरिया का दाम मान लीजिए 1440 रुपये बना। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने में मिल रहा है, मैं आंकड़ा ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये रुपया ई रूपी के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार रमेश के मोबाइल में एक एसएमएस के द्वारा, ठीक है, क्या करेगी, एक कोड भेज देगी। क्या भेज देगी, एक कोड भेज देगी। ठीक है, अब ये कोड जो है ये रमेश के लिए यूजफुल तभी होगा जब वो किसी रजिस्टर्ड खाद की दुकान पर जाएगा और 4 बोरी खाद के लिए बोलेगा। तो दुकानदार कहेगा अच्छा 4 बोरी खाद चाहिए, तो 1440 रुपया पेमेंट हुआ, इसको दे दीजिए और खाद ले जाइए। तो रमेश क्या बोलेगा कि हमको मोदी जी के द्वारा एक कोड मिला हुआ है, इस कोड को आप ले लीजिए और खाद हमको दे दीजिए। तो उसको पहले से दुकान वाले को इंस्ट्रक्शन रहेगा कि आपको कोड लेना है। दुकानदार कहेगा ठीक है भैया, तो अपना कोड बताओ। ये अपना कोड बता देगा, जैसे मान लीजिए है 0567, ये कोड है। वो बोलेगा कि ये हमारा कोड है। जैसे वो कोड अपने कंप्यूटर में सेव करेगा, पेमेंट अपने आप से सक्सेसफुल हो जाएगा और इनको खाद मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट जब योजना बनाएगी तो लाभ किस क्षेत्र में चाहती है उसको आइडेंटिफाई करके वहीं पर, यानी कि सटीक जगह पर निशाना लगा सकती है। जैसे आपने देखा महाभारत में कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, तभी वो तीर अच्छा चला पाए। तो सरकारी योजनाओं में ये बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। हाँ, इसके पीछे ये है कि सरकारी मंशा कितनी अच्छी है, इस बात को भी जो है देखना होगा, ये भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा हो सकता है। आप जिस क्षेत्र में खर्चा करना चाहते हैं उस क्षेत्र में टारगेटेड लोगों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सरकार कह के थकी जा रही कि आप मास्क लगाइए, हो सकता है तीसरा वेव आ जाए,
या कई जगह पर उसका असर दिख रहा है, कई जगह पर कोविड के केस बढ़ भी रहे हैं, सरकार हाथ जोड़ रही है, हर तरफ से प्रचार कर रही है कि कृपया करके मास्क लगा लीजिए, लेकिन आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो सरकार करेगी क्या कि एक एक कोड सबको भेज देगी कि ठीक है भाई 10-10 रुपए का कोड आपको हम भेज दे रहे हैं, आप जा करके मास्क ले लीजिए। तो हो सकता है कुछ लोग पैसे के अभाव में कोड मास्क ना लेना चाह रहे हो, सैनिटाइजर ना लेना चाह रहे हो, तो पैसा जब सरकार दे देगी उसका इस्तेमाल केवल वो मास्क और सैनिटाइजर खरीदने में ही कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जाकर के वो खरीद ले तो उसका लाभ मिल जाए। तो इस प्रकार गवर्नमेंट टारगेटेड काम को करने के लिए ई रूपी का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर समझने वाली बात 2-3 है, वो ये है कि ये कोई मुद्रा नहीं है। हाँ, लेकिन भारत सरकार भविष्य में आभासी मुद्रा के तौर पर जो है काफ़ी अच्छा काम करने वाली है, इस बात के संकेत जरूर मिलते हैं। और ई रूपी क्या है, ये कोई मुद्रा नहीं है, ये एक प्रकार का वाउचर है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए। तो इसके जो बनाने वाला संस्था है उसको मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसके नुकसान में क्या हो सकता है, इसकी कमियाँ क्या हैं? इसकी कमियाँ इस तरीके से हैं कि भारत में आप जानते हैं कि भारत के पूरी दुनिया में हैकिंग की बड़ी व्यवस्था हो गई है। बहुत बड़े बड़े हैकर हो गए, कुछ भी हैक कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमियों का अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल से आदमी के कोड को कितना सुरक्षित रखा जा सकता है, इस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा कि वो एक नॉर्मल सा इंसान जो गांव में रहता है, जो मैसेज पढ़ना नहीं जानता है, वो किस प्रकार QR कोड और SMS कोड का इस्तेमाल कर पाएगा। क्या उसको खाद वाला बेवकूफ़ नहीं बना देगा, वो बोलेगा कि कोड सही नहीं है, उसका इस्तेमाल कर लेगा। इन सब के लिए कोई मजबूत तंत्र बनाना होगा, तभी ये चीज़ सफल हो पाएगी। तो ये कमियों में अभी है। जब तक सरकार इसके लिए एक मजबूत तंत्र नहीं बना सकती है और इसके लिए शिकायती तंत्र भी बनाना पड़ेगा, तब तक ये अच्छे से लागू नहीं हो पाएगा। बाकी ये प्लान बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ई रूपी के बारे में वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।